देखिए इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड टोटल 40 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ये पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है। उसमें 47 एमसीक्यूज़ और हैं और वो वीडियो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहला सवाल, द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ब्लेड्स फॉर पेल्टन व्हील टरबाइन गिवन बाय टाइगन इज। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है नंबर ऑफ ब्लेड्स का या नंबर ऑफ बकेट का। कैपिटल Z बराबर 15 प्लस कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी। इनको हम बकेट भी कहते हैं और ब्लेड भी कहते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है, यही पूछ रखा है आपसे। इसमें कैपिटल D जो है वो पेल्टन का डाया है और स्मॉल d जो है वो जेट का डाया है। तो जेट मतलब जो पानी की धार पड़ती है। ठीक, आगे मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी हैं तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ क्या है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये स्पीड रेशियो पेल्टन व्हील के लिए 0.45 से लेकर 0.50 तक। इस पे भी एमसीक्यू आता है। यहाँ पर मैंने लगा नहीं रखा है आगे, लेकिन ये पूछा जाता है। ये भी एक पीवाईक्यू है। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखना। द यूनिट स्पीड एन यू ऑफ ए टर्बाइन ऑफ रोटेशनल स्पीड एन एंड हेड एच इज़ इक्वल टू। तो अब देखिए ये तीन जो है यूनिट क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, जिनके आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होने चाहिए। तीन यूनिट क्वांटिटीज़ होती हैं, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर। और ये जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन चीज़ों से इसको दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे यूनिट स्पीड की, और बाकी के जो दो हैं इनको आगे लगा रखा है जब जब इनके क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट स्पीड ये होता है द स्पीड ऑफ ए टर्बाइन वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड। तो इसका ये वाला फॉर्मूला पूछ रखा है आपसे, एन यू बराबर एन अपॉन रूट एच। एन इसमें रोटेशन है जो कि आरपीएम में रखे जाते हैं, और एच इसमें हेड है जो मीटर में रखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि जो एन है उसको आरपीएम में रखेंगे। आगे भी जो न्यूमेरिकल है हमारे पास और भी तरह के जो फार्मूला हैं, तो एन को आरपीएम में ही रखा जाता है, उसको सेकंड में नहीं रखा जाता, रोटेशन पर मिनट में रखा जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर हमसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि इतने आरपीएम पे इतना हेड है अगर, तो इतने आरपीएम पे कितना हेड होगा, डेटा बदल के दे दे अगर, यानी कि अगर तीन चीज़ दे दे, एक दो और तीन चीज़ दे दे और चौथी चीज़ पूछ ले, तो वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक, और वो बना तो इसी से है, बेसिक वाले से। द मैक्सिमम परमिसिबल सक्शन लिफ्ट फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप टू प्रैक्टिस एट सी लेवल इज। तो डायरेक्ट वैल्यू है 10 मीटर। A water jet 0.015 meter square in area has a velocity of 15 meter per second. If this jet impinges normally on a plate which is moving at a velocity of 5 meter per second in the direction of the jet, the force on the plate due to this impact is। तो अब देखिए इस तरह के सवाल में एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होता है फोर्स का, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर करके। ठीक, पर इसमें जो वी है ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो हमें ये देखना होता है कि क्या ये दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं या फिर ये टकरा रही हैं आपस में। ठीक, तो जैसे कोई दो चीज़ें आपस में अगर टकराती हैं तो वहाँ पे तो कोलिजन होता है। तो मान लेते हैं एक 5 की स्पीड से है और एक 20 की स्पीड से है, तो यहाँ पर तो जो टकराव होगा वो 25 का माना जाएगा, क्योंकि कोलैप्स कर रही हैं। पर अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ये 5 वाली इधर जा रही हो और ये 20 वाली इधर से इस पर आकर टकराए, तो ये 20 का इम्पैक्ट 15 का माना जाएगा इसमें, क्योंकि ये 5 की स्पीड से ऑलरेडी मूव कर रही थी। लेफ्ट वाली को ही मैं 5 कह रहा हूँ और राइट वाली को ही 20 कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर इनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। यहाँ पर 25 माना जाएगा, यहाँ पर 15 माना जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो ये जो है ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है तो कम हो जाएगा। 15 की स्पीड से कौन आ रहा है, वाटर जेट, पानी टकराता है ना ब्लेड्स पे। और जो जेट है वो जो आगे ब्लेड्स लगी हुई हैं वो 5 के उससे मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 का इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक, तो ये v समझना है यहाँ पर बस। अगर v समझ में आ गया तो यही होगा 15 माइनस 5, तो 10 हो जाएगा। बाकी रो यहाँ पर 1000 ले लेंगे, पानी की बात हो रही है। पानी का मास डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में ही रखेंगे। और एरिया हमें मीटर स्क्वायर में रखना होता है और उसी यूनिट में हमें दे रखा है। तो ये सॉल्व करके
इजी है यहाँ पर कैलकुलेशन, तो सॉल्व करके ये 1500 न्यूटन आ जाएगा। यूनिट के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि फोर्स है तो अपने आप ही वो ऐसा यूनिट में आएगा। हमें बस इनको इनकी ऐसा यूनिट में रखना है तीनों को। रो को रखना है केजी पर मीटर क्यूब में, एरिया को रखना है मीटर स्क्वायर में, और वेलोसिटी को रखना है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर इन्होंने 1497 दे रखा है, वैसे तो 1500 ही आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द हेड रिकवर्ड टू द हेड पुट इन इज नोन एज, यानी रिकवर कितना हुआ और पुट कितना किया था, यानी दिया कितना था। तो एक किस्म से ऐसा हो रहा है कि आउटपुट कितना मिला और इनपुट कितना दिया था। तो एफिशिएंसी को हम ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं, कितना हमने पेट्रोल भराया था, कितनी गाड़ी चली, तो ये एफिशिएंसी है। इसको हम आउटपुट अपॉन इनपुट की टर्म में लिखते हैं जनरली यहाँ पर। Which of the following is the dimensional formula for the specific speed of a turbine? तो टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला अलग है, पंप का अलग है। दोनों के फार्मूला भी पूछे जाते हैं, उन फार्मूला पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और डायमेंशन भी पूछी जाती हैं, और डायमेंशन तो ज़्यादा पूछी जाती हैं बल्कि। ठीक, तो अभी मैंने आपको स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन नहीं दिखा रखी, सिर्फ मैंने फार्मूला दिखा रखा है। तो फार्मूला होता है NS बराबर N√P अपॉन H⁴ 5/4। N इसमें रोटेशन है, RPM में रखने होते हैं। P इसमें पावर होती है, जो हॉर्स पावर में रखनी होती है, नहीं सॉरी किलोवाट में रखनी होती है, कभी कभी हॉर्स पावर में दी होती है। P किलोवाट में रखना पड़ता है, और जो हेड है वो मीटर में रखते हैं, H इसमें हेड है। तो इसकी जो डायमेंशन निकल कर आती है वो ये वाली आती है, m⁴ 1/2, l⁴ -1/4, t⁴ -5/2। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जहाँ से ये आया है, क्योंकि n रोटेशन होता है, रोटेशन पर मिनट, तो उसकी यूनिट पर सेकंड टाइप की आती है, तो t⁻⁻1 करके। ठीक है, आप देख सकते हैं p पावर है, बचपन से पढ़ते आए हम पावर, तो ये निकल के आता है इसमें। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कभी कभी ये यूनिट कभी कभी ये डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ फोर्स भी पूछी जाती हैं। एई के किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रखा है कि टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड की डायमेंशन बताओ इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यानी वहाँ पर हम डायरेक्ट फोर्स की जो डायमेंशन है वो एफ लिख लेंगे। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, और वो ये होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको साथ के साथ। तो इस वाले केस में एल और टी चेंज हो जाता है, क्योंकि हम सीधा एफ, जहाँ पर फोर्स होता है उसको एफ ही लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जनरली फोर्स क्या होता है, m×a होता है, तो m को हम मास है तो m करके लिख लेंगे, ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड वो लगाएंगे वहाँ पर। तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें सीधा f लिख लेंगे। तो ये होता है f⁴ 1/2, l⁻³ -3/4 और t⁻³ -3/2। तो ये दोनों, मैं इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ, ये दोनों डायमेंशन आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी फार्मूला तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। The ratio of quantity of liquid discharged per second from the pump to the quantity of liquid passing per second through the impeller is known as। तो जब भी ऐसे डिस्चार्ज की टर्म में बात हो तो समझ लेना कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। बाकी जिसने डेफिनेशन पढ़ी रहती है उसको तो ध्यान रहता ही है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेन्स इज। तो ये होता है एक्सियल फ्लो पंप, क्योंकि इसकी डायमेंशन भी अच्छी होती है, काफ़ी बड़ा होता है, 1.5-2 मीटर का। और क्या कह रहा है, वाटर सप्लाई मेंस के लिए। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जब पानी की सप्लाई देनी होती है तो वहाँ पे छोटे पंप काम नहीं आते हैं, वहाँ पे बड़े पंप लगाए जाते हैं ताकि पानी की पूर्ति हो सके। तो इस तरह का इसका मैकेनिज़्म होता है, ये घूमती है यहाँ से, ये मोटर और पानी यहाँ से अंदर जाता है। तो ये दिख रहा है छोटा, लेकिन है ये काफ़ी बड़ा, मतलब 1.5-2 मीटर तक होता है इनका डाया। इस फोटो में देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे साहब खड़े हैं तो उनके हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये है एक्सियल फ्लो पंप। द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी ऑफ व्हील इज डैश ऑफ द जेट वेलोसिटी। तो ये डायरेक्ट वैल्यू है जो हमको वहाँ से ध्यान रखनी होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। ये पैल्टन व्हील है, इसमें वैसे तो काफ़ी चीज़ें, पर मैं काम की बता देता हूँ जो यहाँ पे ज़रूरी हैं। ये
इसमें ब्लेड्स लगी हुई हैं जिनको यहाँ पे रनर लिखा हुआ है, नहीं रनर तो अंदर है वैसे, ये ब्लेड्स हैं जिनको हम बकेट भी बोलते हैं। ठीक, और ये जेट है जो पानी का जेट, ये टकराता है इसमें। ठीक, तो वो जो क्वेश्चन आया था ना 15 और 5 वाला, तो ये जेट, ये पानी टकरा रहा था 15 की स्पीड से, और ये ब्लेड्स घूम रहा था या रनर घूम रहा था 5 की स्पीड से। तो इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी 10 आई थी वहाँ पे, जो न्यूमेरिकल आया था रो ए वी स्क्वायर वाला। तो ऐसा ही यहीं से था वो क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला, वो ये है कि वो कब मिलती है, जब इसकी स्पीड, जेट की स्पीड डबल होती है इसके ब्लेड के उससे, या फिर ऐसा कहें कि ब्लेड की स्पीड आधी होती है जेट से। ठीक, तो यू तो हो गई इसमें व्हील की वेलोसिटी, व्हील वेन ब्लेड जो भी हैं ये सारी, ठीक है, ब्लेड बोलते हैं वैसे इनको जनरली। और जो V1 है वो जेट की वेलोसिटी है, जेट मतलब ये पानी की धार है जो, इसको जेट बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट कि U जो है वो V1/2 होना चाहिए, यानी ब्लेड की वेलोसिटी। अब पढ़ना है ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ व्हील, तो व्हील का मतलब क्या हुआ, ये व्हील घूमेगा, उसी में रनर लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक, तो ये जो है ये आधी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए जेट वेलोसिटी के, तो 1/2 हो जाएगा 1/2। इफ़ फ्रांसिस टर्बाइन इज़, तो अब देखिए इसका आंसर तो वैसे डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते हैं, पर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ पूरा। असल में इस तरह के क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, पेल्टन व्हील का है और भी जो टरबाइन है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये क्लासिफिकेशन से फॉर्म हो रखे हैं। तो जैसे ये आप अभी जो देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये तो क्लासिफिकेशन का एक छोटा पार्ट है। जैसे हम देखते हैं ना, एक ही चीज़ को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, जैसे हम स्टोन में पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल बेसिस में करते हैं, फिर फिज़िकल बेसिस में करते हैं, फिर केमिकल बेसिस में करते हैं, उसी तरह से टरबाइंस का भी क्लासिफिकेशन हो रखा है। तो ये जो आप इस टाइम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तो केवल एक तरह से है, इसको बोलते हैं एनर्जी एट इनलेट के आधार पे, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, रिएक्शन और इम्पल्स, और फर्दर रिएक्शन में आ जाती हैं ये वाली दो टरबाइन, और पैल्टन इसमें आ जाती है। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन कोई वैसी टरबाइन नहीं है, इम्पल्स नाम है एनर्जी एट इनलेट के आधार पे। ठीक, अब इसको अच्छे से समझिए, यहाँ पर ये टरबाइन का क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेसिस पे। तो सबसे पहले एनर्जी एट इनलेट के आधार पे, तो यहाँ पे दो पार्ट कर रखे हैं, इम्पल्स और रिएक्शन। तो जो फ्रांसिस टरबाइन है वो रिएक्शन टरबाइन में आती है। ठीक, अब वो उसके नाम उसके हिसाब से दे रखा है, उसके पीछे पूरी थ्योरी होती है, पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पे। फ्रांसिस और कैप्लान जो है ये इसमें आती है रिएक्शन में, और जो पैल्टन है वो इम्पल्स में आती है, जैसा अभी उस फोटो में दिख रहा था जो इससे पहले थी। ठीक, इसी तरह से जब हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर के आधार पर, तब ये इस तरह से आता है। तब फ्लो के उसमें होता है कि जैसे पैल्टन व्हील में टेंजेंशियल फ्लो होता है, फ्रांसिस में रेडियल फ्लो होता है, कैप्लान में एक्सियल फ्लो, इस तरह से। ठीक, मॉडर्न फ्रांसिस में मिक्स्ड वाला। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा है कि फ्रांसिस टरबाइन कैसी होगी। तो अगर हम यहीं से देखें तो एक तो फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन होगी, और दूसरा उसमें रेडियल फ्लो होगा। अब ये जो रेडियल फ्लो है, इसमें दो पार्ट होते हैं रेडियल फ्लो में, एक होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड, इसी के अंदर मतलब रेडियल के ही अंदर। तो जो फ्रांसिस वाली है वो इनवर्ड में आती है। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन पे जाएं फिर से एक बार, तो इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रांसिस एक तो रिएक्शन टरबाइन थी, तो इम्पल्स वाला तो ऑप्शन कट हो गया, वो पैल्टन व्हील होती है। और इसमें भी वो इनवर्ड फ्लो है, क्योंकि ये दोनों रेडियल फ्लो के ही पार्ट हैं, तो इसमें इनवर्ड फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, और ये तीसरी तरह से भी क्लासिफिकेशन है इसमें, हेड के हिसाब से। तो पैल्टन व्हील में हेड हाई होता है, जो एच हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, हेड। फ्रांसिस में मीडियम होता है और कैप्लान में लो होता है। और यहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसमें हेड हाई होता है उसमें डिस्चार्ज लो होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, जिसमें हेड हाई है उसमें डिस्चार्ज लो है। तो बस पैल्टन का भी क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ से। पैल्टन व्हील में क्या होगा, डिस्चार्ज लो होगा, हेड हाई होगा। तो ये जितना मैंने यहाँ पे आपको अभी दिखाया, कैप्लान का भी बता देता हूँ, इसमें लो हेड है तो इसमें डिस्चार्ज हाई होगा। ठीक है, तो बस जितना ये मैंने आपको ये दो फोटो दिखा दी ना, ये वाली जो अभी दिख रहा है यहाँ पे, और ये वाला, ये चारों क्लासिफिकेशन मतलब। ठीक,
अच्छा एक चीज़ और, ये जो चौथा क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिक स्पीड के आधार पे, इसको यहाँ से तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, लेकिन इसकी एक अलग से टेबल आती है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी वो टेबल आती है प्रॉपर, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ध्यान तो होगा ही। तो ये जो दो फोटो हैं इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चन फॉर्म हो रखे हैं इसी एक टॉपिक पे। क्लासिफिकेशन है जो ये टर्बाइन्स का, द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज कॉल्ड। तो इस सवाल में अक्सर गलती होती है, इनका जो रेशियो होता है उसको तो हम एफिशिएंसी बोल देते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है। पर यहाँ पे डिफरेंस कह रखा है, डिफरेंस होता है स्लिप। एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल से कितना जो भी थोड़ा कम होता है उसी को हम स्लिप बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्लिप की डेफिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉसेज डज नॉट अकर इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो फ्रिक्शनल लॉसेज होता है इसका आंसर, फ्रिक्शन नहीं होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। और बाकी ये जो तीन लिखे हुए हैं और इनके अलावा एक दो और लॉसेज हैं जो उसमें होते हैं। इफ़ द पावर डेवलप्ड बाय अ टर्बाइन इज 220.65 किलोवाट, देन व्हाट विल बी द पावर जनरेटेड इन मैट्रिक हॉर्स पावर। तो यहाँ पे मैट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है हॉर्स पावर जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, जो कि 746 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है मैट्रिक हॉर्स पावर की। तो 1 मैट्रिक हॉर्स पावर जो है वो 735.5 होता है, तो रफली 736 ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आगे लिख रखा है। तो ये 1 हॉर्स पावर है और 1 मैट्रिक हॉर्स पावर है, तो हमसे मैट्रिक पूछ रखा है, ठीक। यहाँ मैट्रिक चलता है हाइड्रोलिक मशीन में। तो अगर इतने किलो वॉट दे रखा है हमें, जिसको हम वॉट में लिख सकते हैं इतना, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक हॉर्स पावर में, यानी उल्टा है यहाँ पर, ठीक है। 1 मैट्रिक हॉर्स पावर के लिए 736 वॉट होना चाहिए। अब हमारे पास है 2,20,650 वॉट। तो इसको अगर हम 736 से डिवाइड कर दें तो हमको मैट्रिक हॉर्स पावर में आंसर मिल जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है ये तो ये आ रहा है 299 दशमलव, तो ये लगभग 300 ही आ रहा है वैसे भी। Which of the following turbines shall be selected if the specific speed is approximately 75। यही है वो क्वेश्चन जो मैंने कहा था ना, जो चौथा वाला क्लासिफिकेशन था कि स्पेसिफिक स्पीड के आधार पे जो हमने कर रखा है उसमें हम लो हाई के अलावा पूरी वैल्यूज़ देखते हैं प्रॉपर। तो ये है वो टेबल। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे तो ये है इम्पल्स टर्बाइन, जो मैंने बाद में ऐड की है। तो ये 1 से 10 है अगर स्पेसिफिक स्पीड। ये स्पेसिफिक स्पीड क्या है, ये वही है, वो n√p/h⁴ जिसकी डायमेंशन देखी थी हमने, ठीक। तो अगर 1 से 10 है तो इसको इम्पल्स कहेंगे। उसके बाद 10 से 35 में ये पैल्टन, फिर 35 से 60 में पैल्टन ही होगी, दो से ज़्यादा जेट, 60 से 300 में फ्रांसिस, और मोर देन 300 में कैप्लान, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो 75 से पूछ रखा है, और जब तक बोला ना जाए तब तक MKS यूनिट ही कंसीडर करनी है। तो 75 फॉल करता है यहाँ 60 और 300 के बीच में। तो आंसर होगा फ्रांसिस टर्बाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन्स हैव द लीस्ट स्पेसिफिक स्पीड। तो अब जैसा कि मैंने टेबल में बताया कि इम्पल्स सबसे कम है, 1 से 10 इम्पल्स में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द पावर डेवलप्ड बाय अ टर्बाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड इज गिवन बाय। तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया है जो मैंने 3 क्वांटिटीज़ बताई थी शुरू में, ठीक। तो उनमें से जो तीसरी वाली थी यूनिट पावर वाली, पावर डेवलप्ड बाय अ टर्बाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है P/H⁴, ठीक। और अगेन ये वाली चीज़ मैं वहाँ पर बता चुका हूँ आपको, अलग अलग डेटा अगर दे रखा हो तो उसके लिए लगा सकते हैं, दो अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है P/H⁴। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए टर्बाइन इज़ गिवन बाय। तो इसको आप यहाँ से समझिए, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को लिखते हैं हम रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है। और मैकेनिकल एफिशिएंसी को लिखते हैं साफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। तो यही हमसे पूछ रखा है यहाँ पर, जहाँ मैंने सही का टिक लगा रखा है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी साफ्ट अपॉन रनर हो जाएगी, ये हमें अपने ऑप्शन में ढूंढना है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ओवरऑल एफिशिएंसी,
तो इसमें क्या होता है कि रनर से रनर कट जाता है जब इनटू होती है, तो बचता है शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। तो ये भी पूछा जाता है, ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक, तो हमें क्या ढूंढना है, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। तो शाफ्ट पावर को देखो ऐसा लिखा है यहाँ पे, पावर एट शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, और रनर पावर को ऐसा लिखा है, पावर डिलीवर्ड बाय द वाटर टू द रनर। ठीक, तो वो तो हमने शॉर्ट में लिख रखा है वहाँ पे, पर एक्चुअली ऐसा ही होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी ऑब्जेक्टिव में। तो कुछ नहीं है, बस अगर याद है कि क्या अपॉन क्या होता है तो उसी से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन किस में आती थी, अब आपको मैं वही वाला दिखा देता हूँ जो पहला क्लासिफिकेशन था, एनर्जी एट इनलेट के आधार पे। तो रिएक्शन में या तो फ्रांसिस होगी या कैप्लान होगी, और प्रोपेलर भी इसी में आती है। तो रिएक्शन पूछा हुआ है तो फ्रांसिस, कैप्लान, प्रोपेलर, इनमें से जो भी दिख रही है वही सही आंसर है। और ये रही तीसरी यूनिट क्वांटिटी, यूनिट डिस्चार्ज। तो ये हो जाएगी Q अपॉन रूट एच। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हो गए, तीनों पूछे गए हैं एग्जाम में। और अगेन वही, इसको भी हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो अब ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये यूनिट डिस्चार्ज का हो गया। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ में फॉर्मूले एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। द विड्थ ऑफ द बकेट इन अ पैल्टन व्हील इज जनरली डैश टाइम्स द डाया ऑफ द जेट। अच्छा, अब इस सवाल में क्या कह रहा है देखिए, जो अभी मैंने आपको पैल्टन व्हील दिखाया था ना, उसमें इस तरह से ये बकेट लगी हुई थी बहुत सारी। ठीक, तो इनमें से अगर हम किसी एक बकेट को उठाएं, ध्यान से सुनिए, केवल एक बकेट को, और उसको दूसरे एंगल से देखें तो ऐसी दिखती है। इस तरह से दो सेमी सर्कुलर टाइप के इसमें बॉल लगे होते हैं। अब प्रॉपर सेमी सर्कुलर नहीं होता, लेकिन होता है इसमें ऐसा। ठीक है, प्रॉपर शेप तो क्या ही बोले, पर होता है ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो इसमें जेट है, जेट का डाया है, और इसकी जो विड्थ है, इनमें क्या रेशियो होगा। तो ये जो विड्थ होती है, बकेट की विड्थ होती है, और जो जेट का डाया होता है, इनमें 1/5 का रेशियो होता है लगभग। यानी ये जो जेट टकरा रहा है ना यहाँ पे ऐसे, तो ये जो जेट इसमें टकराता है ये लगभग यहाँ पे टकराता है। इसको ऐसा समझिए कि अगर ये 5 यूनिट है, ये विड्थ जो है बकेट की विड्थ, ये 5 यूनिट है, तो जो जेट इसमें टकरा रहा है उसकी उसका डाया 1 यूनिट होगा। ठीक, 5 मीटर, 1 मीटर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं यूनिट में कह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या फॉर्म हो रहा है कि विड्थ ऑफ बकेट, बकेट की विड्थ, ये बकेट है जिसमें ये सेमी सर्कुलर दो लगे हुए हैं, ऑफ पैल्टन व्हील इज जनरली 5 टाइम्स दैट ऑफ डाया ऑफ जेट। ये जेट इसमें बीच में टकराएगा, जो पानी की धार है, तो 5 टाइम्स हो जाएगा। जनरली होता है मतलब उतना। द मीन डायमीटर ऑफ पैल्टन व्हील इज गिवन बाय। तो ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ से फॉर्म हो रखा है। ये हम व्हील वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं पैल्टन व्हील में, पाई डी एन अपॉन 60। तो एन तो इसमें रोटेशन है आरपीएम में, और डी इसमें मीन डाया होता है। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम कैपिटल डी की टर्म में लिखें तो ऐसा लिखेंगे ना, 60U अपॉन पाई एन। और यही आपसे पूछ रखा है उसमें क्वेश्चन में। तो कौन सा हो जाएगा उसमें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। In a turbine, a nozzle that directs jet of water on the back of bucket in order to bring runner to rest is called as। तो क्या कह रहा है कि इसमें एक एक नोज़ल पड़ती है जो उसमें बकेट पे, जो उसको वापस उसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती है जिसमें वो पहले थी। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। अगेन आपको पैल्टन व्हील दिखाई जा रही है यहाँ पर, और पैल्टन व्हील देखो, ये तो पानी की जेट जब इसमें पड़ेगी तो ये तो ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमने की टेंडेंसी रखेगा, ये जो बीच में एरो बना हुआ है। और यहाँ से एक धार इसमें और पड़ती है जो इसको वापस उसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। इसी को ब्रेकिंग जेट बोलते हैं, और यही आपसे पूछ रखा है। ठीक, अपोज करेगी मतलब उसका। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टर्बाइन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। ये टर्बाइन का है, और मैंने बता रखा है पंप का अलग होता है, तो वो आगे डिस्कस हो जाएगा जब आएगा। ठीक है, ये टर्बाइन का है, ये फोटो मैंने आपको दिखाई थी। रनर विद बकेट्स आर शेप्ड इन सच अ वे दैट द जेट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू। तो ये जो पानी की जेट टकराती है ना इसमें रनर में, तो उसके बाद ये डिफ्लेक्ट तो होगी कहीं ना कहीं, तो ये इधर डिफ्लेक्ट होती है ऐसे,
क्योंकि ये घूम भी रहा है, इसको इमेजिन करिए घूमता हुआ, ठीक। तो ये जो इसमें टकरा के डिफ्लेक्ट होती है, ये एंगल पूछ रखा है इसमें, डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये होता है लगभग 165 डिग्री। ये ऑब्जर्व किया गया कि इतना होता है स्ट्राइक करने के बाद। तो 165 के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कॉल्ड एज। तो टरबाइन ही तो होती है हाइड्रोलिक एनर्जी, मतलब पानी उसको मैकेनिकल में बदलना और देन फर्दर इलेक्ट्रिकल में बदलना। तो जो हम कहते हैं ना कि डैम में बिजली बन रही है पानी से, तो ये पानी से पहले ये बन रहा है और उसके बाद ये बन रहा है, वहाँ पे प्रैक्टिकली यही हो रहा है। What is the specific speed of a centrifugal pump which has a rated capacity of 44 cubic and a head of 36 meter when operated at the speed of 725 rpm? इस बार पंप का क्वेश्चन है। स्पेसिफिक स्पीड तो पूछ रखी है पर पंप की पूछ रखी है, और अभी तक हम टरबाइन की बात कर रहे थे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो अलग है। वो है n√Q/h⁴। वहाँ पे क्या था, n√P/5/4। तो h की पावर चेंज हो गई एक तो, और उसमें पावर था, यहाँ पे डिस्चार्ज है। पंप में डिस्चार्ज ही होगा वैसे भी, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तब तो हो जाएगा, लेकिन वैसे थोड़ा टफ पड़ेगा। बाकी आप कर सकते हैं, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो यहाँ पर कर सकता है। इतना भी टफ नहीं है, मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 की पावर 3/4 है, तो 36 का 2 बार रूट हो रहा है, आप ऐसा समझिए। तो 1/4 होने का मतलब यही है ना, 2 बार रूट हो रहा है, और ऊपर 3 है तो क्यूब हो रहा है। तो आप इसका एक बार रूट करिए पहले, तो 6 हो जाएगा। फिर उसका क्यूब कर दीजिए, 216 हो जाएगा। अब फिर एक बार रूट कर लीजिए, मतलब 2 बार रूट करना था ना, एक बार पहले कर लो और एक बार बाद में कर लो, और बीच में क्यूब कर लो। तो 216 का रूट ले लो। तो 216 का रूट कहाँ बैठेगा, 15 से थोड़ा कम बैठेगा, 14 और 15 के बीच में, पर 15 की तरफ झुकाव होगा। तो 14.678 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रफली कर सकते हो, मतलब अगर वैसे भी करने तो बाद में ही होते हैं ये सवाल, दूसरे तीसरे राउंड में, पर अगर टाइम हो तो। ड्राफ्ट ट्यूब एट द एग्जिट ऑफ अ रिएक्शन टर्बाइन यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। तो इस और ऑप्शन में वाटर सरफेस की बात कर रखी है कि उसके ऊपर होगा, बिलो होगा, इमर्स होगा, इस तरह से। तो इसका सही ऑप्शन है सी। ड्राफ्ट ट्यूब इस तरह से लगी होती है कि वो पानी में डूबी रहती है हमेशा, ठीक है। ये आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, मैंने लगा रखा है। वन एंड ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द रनर while the other end is submerged below the level of water in the tail race, ठीक। उसी हिस्से की बात कर रहा है। इन द हाइडल सिस्टम ए फोरबे इज यूज्ड एज द जंक्शन ऑफ। तो हाइडल सिस्टम मतलब जो भी ये पूरा हिसाब किताब होता है टरबाइन वगैरह का, जो हम डैम बनाते हैं, बिजली प्रणाली बोलते हैं इसको। तो इसमें फोरबे जो होता है, फोटो से दिखाता हूँ मैं आपको इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, यही असल में डैम होता है जो हमको ऊपर से दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक थोड़ा सा ये दिया जाता है, डिप्रेशन टाइप का। तो इसी को फोरवे बोला जाता है। और हमसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर होगा, किन के बीच में होगा, किन के जंक्शन पे होगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो पेनिस्टोक एंड टरबाइन, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पेनिस्टोक रहा, पेनिस्टोक बीच में होता है जिससे पानी बहता है, और टरबाइन यहाँ लास्ट में लगी होती है जिसमें पानी टकराता है। अब यहाँ पे वही तो टरबाइन है जो अभी हम देख रहे थे, इस तरह से ब्लेड लगी हैं, वो सब यहाँ पर है। ये तो एक छोटा सा डायग्राम है समझने के लिए, ठीक। फिर कह रहा है पावर चैनल एंड पेनिस्टोक, फिर कह रहा है पावर चैनल एंड टेल रेस। अब टेल रेस तो बहुत दूर हो गया, तो लास्ट में ही हो गया। तो ऑप्शन तो बी सही होगा, पावर चैनल यानी ओपन चैनल और पेनिस्टोक के बीच में। पावर चैनल इसी को लिखा हुआ है, ओपन चैनल को, ठीक, और पेनिस्टोक इनके बीच में, इनके जंक्शन पे। The power of the pump is given as 30 horsepower. What is the equivalent power expressed in watts? तो 30 हॉर्स पावर है और वाट में बदलना है। बहुत आसान सवाल है। एक हॉर्स पावर में 746 होता है, तो 746 की इंटू कर देनी है इसमें, बस जो भी आएगा वही आंसर होगा। Which of the following turbine is suitable to generate the power of 10,000 horsepower working at the speed of 500 rpm under a head of 81 मीटर। अब देखिए ये सवाल जो है, अगेन इसमें भी कैलकुलेशन है, और इस सवाल में हमें स्पेसिफिक स्पीड निकालनी है पहले,
और फिर उस टेबल से चेक करना है कि कहाँ पर ये वैल्यू आएगी। तो और ध्यान ये रखना है कि जो इसमें पावर दे रखी है 10,000 हॉर्स पावर, उसको किलोवाट में बदलना है। ये जो रूट पी है ना, ये 10,000 दे रखा है, मतलब पी यहाँ पर वो हॉर्स पावर में है। तो हॉर्स पावर को किलोवाट में बदलना है, तो 746 की गुणा कर देंगे, और मतलब वाट में बदलने के लिए, और किलोवाट के लिए 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। और इधर 10,000 है तो ये इतना आ जाएगा 7,460। इसका रूट लेंगे और नीचे 81 की पावर 5/4, क्योंकि ये टरबाइन का केस है। तो 81 की पावर 5/4 मतलब ये तो हो ही सकता है। 81 का 2 बार रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की घात 5 करेंगे तो फिर वही 81 इंटू 3 बैठेगा, 243। ठीक, तो हो सकता है, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 177। ठीक, और इसके बाद आपको ये देखना है कि ये कहाँ फॉल कर रही है। तो उस टेबल के हिसाब से देखें तो ये 60 और 300 के बीच में फॉल कर रही है। तो आंसर होना चाहिए फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, ये 60 और 300 के बीच में। ठीक है, ये आपको दिखा चुका हूँ मैं पहले ही। ये तो फ्रांसिस इसका आंसर हो जाएगा। और एक काम की चीज़ आप ये सुन लीजिए कि मैंने इसके जितने भी क्वेश्चन देखे हैं अभी तक इस तरह के, कि आपको एन दे रखा है, पी दे रखा है, एच दे रखा है, और आपसे स्पेसिफिक स्पीड के आधार पे टरबाइन का टाइप पूछ रखा है। तो इस तरह के सवालों में जनरली फ्रांसिस टरबाइन ही आंसर होता है। मतलब अगर एग्ज़ाम में ऐसी नौबत आए कि आपके पास टाइम नहीं है या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फ्रांसिस पे टिक मार सकते हैं अपने उस पे, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी 2-3 न्यूमेरिकल फॉर्म हुए ना अभी तक, उनमें सब में आंसर वही है, क्योंकि सब में वैल्यू जो है वो इन्हीं के बीच में आ रही है। तो इतना तो कर ही सकते हैं। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्पीड इंक्रीजेज विद। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इतना है, इतना ही है। इसके बाद यहाँ से अलग है, स्पेसिफिक स्पीड इंक्रीजेज विद। तो स्पेसिफिक स्पीड किसके साथ बढ़ेगी? शाफ्ट स्पीड, यानी वही एन के साथ बढ़ेगी, या डिस्चार्ज के साथ बढ़ेगी? हाँ, शाफ्ट के साथ भी बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर ही होता है एन, तो डिस्चार्ज भी ऊपर ही होता है। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इंक्रीज इन हेड। ठीक, तो अब इसको आप वहाँ से समझिए जो इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बात हो रही है पंप की। अब पता कहाँ से चला कि पंप की बात हो रही है? यहाँ पे डिस्चार्ज लिखा हुआ है। तो अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था ना एन रूट क्यू वाला, तो वो उसी का तो होता है 3/4 करके, पंप का। ठीक है, तो उसमें, अच्छा फ़ोटो नहीं लगा रखी मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर, अगर इसके, ये स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है, एक सेकेंड, एन एस बराबर एन रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4। और यहाँ पे जी भी आता है, वो तब आता है जब इस क्यू की यूनिट चेंज होती है लीटर पर सेकंड में। इसी की बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो शाफ्ट स्पीड बढ़ेगी अगर, तो स्पेसिफिक स्पीड बढ़ेगी, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। हमें फॉल्स बताना है, गलत वाला बताना है। तो अगर एन बढ़ेगा तो तो एन एस भी बढ़ेगा। ये रहा एन, ये रहा एन एस। ठीक, अगर क्यू बढ़ेगा तो तब भी ये एन एस बढ़ेगा, तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर जी घटेगा, अगर जी घटेगा तो भी ये बढ़ेगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हेड बढ़ेगा तो स्पेसिफिक स्पीड कम होगी, बढ़ेगी नहीं, तो यही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हों, ये फॉर्मूला वहीं से फॉर्म हो रखा है। बाकी अगर आप ऑप्शन सी पे ध्यान न भी दें तो तब भी हेड तो नीचे है ही ना, हेड तो नीचे ही है डिनोमिनेटर में, तो उसके बढ़ने से तो स्पेसिफिक स्पीड कम होगी। प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन, प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या होता है? हवा को बाहर निकाल देना, जो भी वैक्यूम बन रखा है वहाँ पर। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स द प्राइमिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिलिंग द पंप केसिंग विद द फ्लूइड टू बी पम्प्ड, रिमूविंग एनी एयर फ्रॉम द केसिंग। केसिंग से हवा को हटाना और उसमें किसी पर्टिकुलर फ्लूइड को भरना, एंड क्रिएटिंग अ सील बिटवीन द इम्पेलर एंड द केसिंग। ठीक, इसी को प्राइमिंग बोलते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्राइमिंग होती क्या है? तो हवा को हटाना। द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज, जूल हो जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज। तो देखिए, अभी आपको एक फ़ोटो दिखाई थी इस तरह से कि इधर रिजर्वायर होगा,
फिर इसमें ये 4 वे होगा। यही बेसिकली डैम होता है जिसमें पेनस्टोक लगी होती है, और इधर टरबाइन होगी, इसी को पावर हाउस बन जाता है यहाँ पे। यहाँ बीच में एक सर्ज टैंक भी बना होता है इस तरह से। तो जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो कुछ पानी इधर चला जाता है, मतलब एक बैकअप के तौर पे बनाते हैं यहाँ पे सर्ज टैंक को। तो उसका जिक्र है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे ऑप्शन में रिजर्वायर तो पहले ही है, खैर ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर रिजर्वायर के बाद सर्ज टैंक और पेनस्टॉक बाद में लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। रिजर्वायर के बाद पेनस्टॉक है, ठीक है, फिर सर्ज टैंक है, फिर टरबाइन है, ये हो सकता है ठीक। टरबाइन लास्ट में आ रही है। रिजर्वायर के बाद पेनस्टॉक है, फिर टरबाइन है, फिर सर्ज टैंक है, तो इस सीक्वेंस गलत हो गया। सर्ज टैंक और पेनस्टॉक साथ में होने चाहिए, हालांकि मैंने बताया कि पेनस्टॉक के बीच में ही सर्ज टैंक होगा, तो इनको तो आगे पीछे लिख सकते हैं। और इसमें भी पेनस्टॉक को पहले लिखना सही रहेगा, क्योंकि शुरुआत में पेनस्टॉक हो रही है, मतलब शुरू पेनस्टॉक से हो रहा है मामला, सर्ज टैंक उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। इधर रिजर्वायर हो गया। तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है, बल्कि वही सही है, क्योंकि तीसरे में इन्होंने टरबाइन पहले लिख दी, ठीक। और चौथा तो इसलिए गलत है क्योंकि पेनिस्टोक ही पीछे चला गया इसमें। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि रिजर्वायर पहले है, ये रिजर्वायर हो गया, उसके बाद ये पेनिस्टोक हो गया, इसी में मैंने कहा सर्ज टैंक लगा होता है, और इधर ये टरबाइन हो गई, ठीक। ए स्पेसिफिक स्पीड वेरिंग फ्रॉम 8.5 to 30 इन टरबाइन इज क्लासिफाइड एज। तो ये पहला वाला है, मतलब दूसरा वाला कह सकते हैं, पहले पे तो मैंने कहा इम्पल्स है। तो ये क्वेश्चन ना यहाँ से देखिए, एसआई यूनिट से 8.5 से 30 लिखा हुआ है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है एसआई यूनिट के बेसिस में पूछ रहा है, तो पेल्टन व्हील होगी विथ सिंगल जेट। हाँ, यहाँ पर आप ना ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ याद नहीं करनी हमको, हमको केवल ये वाली याद करनी है, 10, 35, 60, 300 वाली। और ये वाली जो है ये लगभग 15% कम होती हैं, -15% इसीलिए लिखा हुआ है। तो हमको रेंज ही तो ध्यान रखनी है बस। अब अगर 60 से 300 आपको ध्यान है, तो आप 60 का भी 15% कम कर लो, और 300 का भी 15% कम कर लो, लगभग कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं है। तो वहाँ से ये इसकी रेंज पता चल जाएगी बस। पहले में भी यही हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो पेल्टन व्हील हो जाएगा विथ सिंगल जेट। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, ये कोई अलग से एफिशिएंसी नहीं होती, मतलब कोई मैकेनिकल मैनोमेट्रिक वगैरह नहीं होगी, ये ओवरऑल ही कहलाएगी, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। In a centrifugal pump, a wheel which is provided with a series of backward covered blades or vanes is classified as। impeller बोलेंगे इसको। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये बाहर, ये तो केसिंग होती है, केसिंग मतलब एक किस्म से उसको जो प्रोटेक्शन देने के लिए बनाते हैं हम, कवर टाइप का, और ये बीच में इम्पेलर लगा होता है, इसको इम्पेलर बोलते हैं, जिसमें ये ब्लेड लगी होती हैं बहुत सारी ऐसी, ठीक है। कर्व्ड वेन्स जो लिख रखा है ना यहाँ पे, कर्व्ड वेन्स, वही यहाँ पर ब्लेड्स हैं। और अगर इसी चीज़ को मैं अलग से दिखाऊं तो ये है, तो ये पूरा जो दिख रहा है ये इम्पेलर है, और इसमें ये जो लगी हुई है ये ब्लेड्स हैं या कर्व्ड वेन्स हैं। तो इम्पेलर हो जाएगा सही आंसर, अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ध्यान से। कैप्लान टर्बाइन इज़ अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैप्लान किस में आएगी, तो वो दिखाया था ना आपको, रिएक्शन और इम्पल्स वाला, फिर से दिखा देता हूँ। एनर्जी एट इनलेट के आधार पे है ये वाला, ठीक। तो कैप्लान और फ्रांसिस दोनों रिएक्शन में आती हैं, पेल्टन का ध्यान रखना है इम्पल्स, तो वो दो अपने आप जो बची हो इसमें आ जाएंगी, तो रिएक्शन हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए हैंड पंप। तो हमें पता है जो हैंड पंप है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप के मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक। कैसे काम करता है, ये इस तरह से घूमता है, ये जो दिख रहा है ना ये अंदर का मैकेनिज्म होता है। तो ये जब घूमता है, इसको यहाँ से समझिए, जहाँ मैंने रेड साइन लगाया यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा सर्कल घूमेंगे। जैसे आप यहाँ से इतना जाते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ मूव करता है पिस्टन, और इसमें पानी भर जाता है, तो उस टाइम पे ये वाली वॉल्व खुल जाती है प्रेशर की वजह से। ये जो है ये सक्शन पाइप होता है, तो ये पानी को ऊपर खींचता है, सक करता है, और ये डिलीवरी पाइप होता है जो बाद में डिलीवर करता है इधर, इधर ऊपर होता है पानी का हिसाब किताब। तो जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, वो दिख नहीं रहा होगा, जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो पिस्टन इधर आएगा, इसमें पानी भर जाएगा, ठीक। और वापस जब हम यहाँ से इधर मूव करेंगे
तो उस टाइम पे ये पिस्टन इधर आएगा और इधर इस पॉइंट से जैसे हम इधर आना शुरू करेंगे तो ये वाली वॉल्व बंद हो जाएगी और ये वाली वॉल्व खुल जाएगी। तो ये पिस्टन इधर जब आएगा तो ये पानी फिर यहाँ से ऊपर चढ़ने लग जाएगा। ठीक है, ये होता है हैंड पंप के अंदर, और किसी भी तरह का रेसिप्रोकेटिंग पंप हो अगर। इन अ पंप द इम्पेलर इज सराउंडेड बाई स्पायरल शेप्स केसिंग विच इज़ नोन एज, तो क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूट चैम्बर। अभी हमने जो बात की ना इम्पेलर की, वो तो इम्पेलर था जिसमें ब्लेड्स लगी हुई थी ऐसी, इसको भी हम ऐसे एक चीज़ से सराउंड कर देते हैं, तो इसको वॉल्यूट चैम्बर कहते हैं। ये यहाँ से है क्वेश्चन। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, ये थे आपके 40 MCQs। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।